हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और चीज़ें आई होप समझ में आ रही होंगी, है ना। तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आई होप आपने देखा हो, अच्छे से समझा हो, है ना, और पूरा प्रयास किया हो समझने का, क्योंकि पूरा बेसिक उसके अंदर समझाया गया। तो वो वीडियो आप जरूर वॉच कर लें इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है आज हम फिर दोबारा ट्राई करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ये गारंटी है मेरी ओर से, ऐसी गारंटी आप ले जाइए। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा गुरु, है ना। आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, जो बताया जाएगा उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर शायद समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, और अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। तो बस जितना आपको करवाया जाए वो करिए, और अपने हैंड में भी जितनी प्रैक्टिस आप कर पाते हो वो करने का प्रयास पूरा पूरा करना है, ठीक है बात। तो चलिए आज का क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन आपको फ्लैश हो चुका है। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है बात। तो कहता है कि सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, बॉट गुड्स फॉर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 15,000, विड्रॉ कैश फॉर ₹4,000 एंड गुड्स फॉर ₹5,000 फॉर द पर्सनल यूज। फिर लिखता है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, पेड टू क्रेडिटर ₹10,000, और बात करता है कि रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000, ठीक बात। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद, कल मैंने आपसे बोला था, है ना, कल एक बात हमने डिस्कस करी थी कि क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपने देखना है कि एसेट्स में कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं और लाइकवाइज लाइबिलिटीज में कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं। अब जो फॉर्मेट हुआ, ओरिजिनल फॉर्मेट कल मैंने थोड़ा सा कुछ शॉर्ट करके बताया था। आज हमारा जो फॉर्मेट होगा ना, जो बुक्स में दिया रहेगा, क्योंकि मैंने ये इसलिए फॉर्मेट आज ये मेंटेन किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बुक्स में फॉर्मेट इसी तरीके से है और टीचर्स भी लगभग इसी तरीके से करवाते हैं, और अदरवाइज इसी तरीके से करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जरूरी नहीं है जैसे मैंने कल किया था वैसे ही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। देखें फॉर्मेट क्या है एग्जैक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन का। पहला कॉलम बनाएंगे आप ट्रांजेक्शन का, ठीक। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हियर यू विल राइट डाउन दी ऑल दी ट्रांजेक्शन, जो भी घटनाएं हुई है ना, जो इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हैं जिन्हें हम ट्रांजेक्शन कह रहे हैं, वो यहाँ नोट डाउन करने होते हैं। फिर वही फॉर्मूला लिखना है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक बात। कल हमने क्या किया था, कल वाली वीडियो में ये वाला कॉलम नहीं बनवाया था मैंने, और आप नहीं भी बनाओगे बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है। लेकिन बुक्स में ऐसा ही दिया हुआ है और टीचर्स ऐसे ही करवाते हैं लगभग टीचर्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि ऐसा भी कुछ हुआ पड़ा है, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मेट लिख दिया। और कोशिश कर लें लिखने में फॉर्मेट, जब हम प्रैक्टिस के दौरान इस चीज को लिख लें, मेंटेन कर लें, क्या परेशानी उस बात से है, ठीक। देखें तो फिर एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये गोल्डन फॉर्मूला हो गया हमारा। कल मैंने बताया था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों होती हैं, उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन कल हमने किया है। अब हम देखें कि कॉलम कौन कौन से बन रहे हैं। पहला तो लिखा है कि सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। इस कंपनी का जो मालिक है वो है सुमित, ठीक बात। ये आपका हो गया बिजनेस, ठीक है, ये आपका बिजनेस है मान लिया। ये क्या कर रहा है, सुमित ने इधर दिए 50,000 रुपए दिए, ऐसे तो हुआ। सुमित ने कंपनी को 50,000 रुपए दिए, यानी कंपनी के पास कैश आया और इसी कैश को कंपनी कैपिटल कह रही है, ठीक बात। ये तो मतलब हुआ, यही मतलब हुआ ना। आई होप आप तो समझ में आ रहा होगा ना। सुमित ने यहाँ 50,000 रुपए दिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस अलग सुमित अलग। तो जब बिजनेस के पास जो कैश आया 50,000 रुपए, जो कैश अवेलेबल है जो आया सुमित से, इस कैश को वो कंपनी कैपिटल बोल रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एसेट साइड एक कॉलम बनेगा कैश के नाम से। तो देखें एक कॉलम मेंटेन करके रखा हुआ है कैश, और कैपिटल तो है ना, कैपिटल तो है ही है। तो पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका इफेक्ट कैश और कैपिटल दोनों पर पड़ता है। सिंपल सी बात ये हुई, ठीक बात। अच्छा अगली बात पे लिखा था परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। अगली बात पे लिखा है कि जो परचेज, ठीक है, परचेज फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर फॉर कैश। अब कितने का खरीदा वो छोड़िए आप फिलहाल, लेकिन ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने कैश में फर्नीचर खरीदा है, हमने कैसे फर्नीचर खरीदा, कितने का भाई, 6,000 रुपए का। अब जरा देखें, जब आप मार्केट गए ना, तो मार्केट जब गए होंगे तो क्या हुआ होगा, जरा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखें। आप अपनी जेब से 6,000 रुपए निकालोगे, सामने वाले को 6,000 रुपए दोगे, वो आपको फर्नीचर देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जेब से कैश जा रहा है और फर्नीचर आपके पास आ रहा है, यानी आपके घर में फर्नीचर आया। और फर्नीचर भाई एसेट्स की लाइबिलिटी है, बिल्कुल एसेट्स है, फर्नीचर आपकी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है ना आपकी। हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड इट्स एसेट्स, तो फिर फर्नीचर भी तो हमारी एसेट्स हुई, ठीक है। तो एक कॉलम फर्नीचर का बना, ठीक बात। अच्छा अगला वाला जो हमारा है, तो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं बाय द वे। यहाँ अगला लिखा है मैंने, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ये थर्ड वाला है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। आपने 15,000 की गुड्स खरीदी, लेकिन कैसे, उधार में। देखो क्या कह रहा है ना, बॉट गुड्स ऑन
क्रेडिट फॉर ₹15,000, यानी आपने 15,000 की गुड्स खरीदी। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या था भाई, गुड्स को हम बोल रहे थे, कल मैंने आपको समझाया था, गुड्स का मतलब स्टॉक हुआ, है ना, गुड्स ही आपका स्टॉक हुआ। मतलब जैसे दुकानदार है ना, वो जीन्स बेचता है मान लिया, तो वो बहुत सारी जीन्स खरीद के लाएगा, तो वो कहेगा मैंने गुड्स परचेज करी, वो कहेगा मैंने गुड्स परचेज करी, और जितनी भी जीन्स खरीद के लाएगा उनको गोडाउन में रख देगा, गोडाउन में। वो जो गोडाउन में रखी हुई उसकी जीन्स हैं, वो सारी की सारी उसकी स्टॉक है, तो एक्चुअली गुड्स स्टॉक हुआ। ठीक बात। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो गुड्स खरीदा गया वो खरीदा गया उधार में, गुड्स तो खरीदा गया, ठीक हो गया, लेकिन खरीदा कैसे भाई, ये खरीदा आपने क्रेडिट में। अब क्रेडिट मतलब उधार खरीदना हुआ। ठीक है, तो गुड्स यानी स्टॉक की बात हो रही है, स्टॉक आया होगा ना, स्टॉक तो आया होगा जब आपने खरीदा, उधार खरीदा हो, नगद खरीदा हो, आया तो स्टॉक है ना। स्टॉक अगर आया है तो स्टॉक भी आपकी एसेट्स है, तो ये कॉलम स्टॉक का बना, एसेट साइड। ठीक बात अब रही क्रेडिट में, ये खरीदा गया क्रेडिट में। अब हम जिस बंदे से या जिस कंपनी से उधार सामान खरीदते हैं उसे हम बोल रहे हैं क्रेडिटर बोल रहे हैं, और वो जो क्रेडिटर हमारा है उसको कभी ना कभी तो पे करिएगा ना, कि ऐसा कि पे ना नहीं करोगे आप। अगर आपने किसी दुकानदार से उधार सामान लिया तो ये ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको वापस करना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा उसको, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। तो वो पैसा देना आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कौन सी वाली भाई, वो क्रेडिटर है, तो इसलिए मैंने कॉलम क्रेडिटर का बना दिया। ठीक, आई होप यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। अगला लिखा है विड्रॉ कैश फॉर ₹4,000 एंड 4,000, ठीक है, एंड गुड्स फॉर ₹5,000 फॉर द पर्सनल यूज। यानी क्या हुआ, 4,000 रुपए कैश निकाला गया, ऐसा बोल रहा है वो, विड्रॉ किया गया मतलब कैश, विड्रॉ मतलब निकालना, तो कैश निकाला 4,000 रुपए, और 5,000 रुपए की निकाली गुड्स। ठीक है, 5,000 रुपए की क्या निकाली बच्चों, गुड्स निकाल। अब गुड्स का मतलब सीधे सीधे क्या है, स्टॉक। सीधी सी बात याद रख लेनी है कि गुड्स का मतलब स्टॉक है। यानी यहां बात दो चीजों की हो रही है, एक तो बात कैश की हो रही है, एक बात गुड्स की हो रही है, स्टॉक की हो रही है। तो कैश और स्टॉक का कॉलम ऑलरेडी मेंटेन है। ठीक बात। अच्छा, अगला हम देखें, अगले में लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 एट 25% प्रॉफिट, है ना। हमने गुड्स बेची हैं कितने पर, 25% प्रॉफिट पर। अब गुड्स का क्या मतलब है भाई, गुड्स का मतलब स्टॉक है, स्टॉक वाला कॉलम ऑलरेडी मेंटेन है। नाउ नेक्स्ट हमारा है पेड टू क्रेडिटर, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी जो लाइबिलिटी है उसको पेड आउट कर दिया गया, उसको सेटल आउट कर दिया गया। ठीक है बात। अब देखें क्रेडिट, यहां बात क्रेडिटर की हो रही है ना, यहां बात क्या हो रही है, क्रेडिटर की, यानी क्रेडिटर को पेमेंट करी गई, और क्रेडिटर का कॉलम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक बात। लास्ट बात, रिसीव इंटरेस्ट, ये आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, आपने कहीं से इंटरेस्ट रिसीव किया। अभी जो इंटरेस्ट रिसीव है ना, जब आपने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा, देखो जब आपने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा क्या होगा, आपके पास कैश आएगा, ये तो बात हुई। जब आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे ना, आपके पास कैश आएगा, और कैश वाला कॉलम तो ऑलरेडी मेंटेन है। ठीक बात। तो ये पूरे क्वेश्चन का समाप्त था, है ना, कि हमारे पास चीजें क्या क्या बनने को हैं, यानी हमने कॉलम क्या क्या बनाने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हुआ पहले कि हमें कॉलम बनाने आ जाए, है ना, मतलब हमें एटलीस्ट पता चल जाए कि एसेट्स में कैश बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है, स्टॉक बन रहा है, लाइब्रेरी में क्रेडिटर बन रहा है, या फिर कोई और लाइब्रेरी बन रही है, तो मतलब ये हमको सबसे पहले आए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक बात। आई होप बात यहां तक की क्लियर हो गई होगी, है ना। आगे समझने का प्रयास करते हैं, आगे क्या है कहानी देखें आप। अब समझते हैं इनका कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कॉलम जो है ट्रांजैक्शन वाला, है ना, मैंने कल नहीं बनाया था, मैं दोबारा बता दूं, आज बनाया हुआ है। बुक्स में अगर आप देखिएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही करे होंगे, है ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे करना, आप एग्जाम में इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सीखने के तौर पर ऐसा कर लें आप। ठीक है बात। मैं बार बार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ जाती है, तो मैं शायद कल परसों से यूज ना करूँ, एक आध दिन आपके साथ यूज करूंगा, उसके बाद मैं यूज नहीं करूंगा इस वाले कॉलम को, लेकिन आप करिएगा, फिलहाल स्टार्टिंग के दौर में आप करिएगा। ठीक बात। चलें, तो हमारे पास देखो पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹50,000, तो क्या हुआ होगा, कंपनी के पास 50,000 रुपए आए, 50,000 रुपए आए हैं, यानी कैश आया 50,000 रुपए आया है, बिल्कुल। तो कंपनी के पास 50,000 रुपए आए, है ना, प्लस फर्नीचर तो नहीं आया इससे, द ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, तो इस वाले में कैश तो आया, लेकिन फर्नीचर का कोई जिक्र नहीं है पहली बात में, स्टॉक का कोई जिक्र नहीं है पहली बात में, क्रेडिटर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कैपिटल यस, है ना, दिस अमाउंट विल ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल, है ना। जो कंपनी के पास कैश आता है फ्रॉम द ओनर पहली बार में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर कभी भी मालिक से अगर कैश आया कंपनी के अंदर, इट विल बी कॉल्ड कैपिटल, तो उसे कैपिटल भी कहते हैं। तो इसका इंपैक्ट कैपिटल और कैश दोनों पर पड़ेगा। ठीक बात, पहली बात हो गई। अगला है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000, जरा सोच के देखिए क्या हुआ होगा। आप मार्केट गए, आपने जेब से निकाले 6,000 रुपए, सामने वाले को 6,000 रुपए दिए, मतलब देखा, ऐसे समझो आपके पास 50,000 रुपए थे, आपकी जेब में फिलहाल 50,000 रुपए हैं, तो आपने इसमें से 6,000 रुपए निकालने होंगे, 6,000 रुपए निकाला और सामने वाले को दिया, और आप फर्नीचर ले आए, ये तो हुआ होगा। अब देखें, तो अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ करें हम -6,000 रुपए, करेंगे ना -6,000 रुपए, क्योंकि 6,000 रुपए जेब से चला गया, लेकिन उसके बदले 6,000 रुपए का फर्नीचर भी तो आया, प्लस
करेंगे फर्नीचर में, लेकिन माइनस करेंगे कैश से। क्लियर बात। स्टॉक पर इसके का कोई इंपैक्ट नहीं, क्रेडिटर पर कोई इंपैक्ट नहीं, कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं। ठीक बात। अब देखें आप दो के बाद मैंने आपसे कल भी कहा था कि दो के बाद आपने चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है बात। तो 550 में 6 गया तो आपका बचा 44,000 रुपी। देन आपका फर्नीचर अभी 6,000 का बचा हुआ है, और स्टॉक अभी भी आपके पास 0 है, क्रेडिटर आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन कैपिटल आपकी 50,000 अभी भी बनी हुई है। ठीक है। तो जब आपने ये खरीदा ना फर्नीचर 6,000 रुपए का, तो आपके पास से कैश गया। ऐसा मत कर देना कि उसको कैपिटल से भी लेस कर दे रहे हो आप, ऐसा नहीं होता। देखो क्या हुआ ना, कैपिटल कंपनी की लाइबिलिटी है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे तो बताया था कि जो कैपिटल है वो कंपनी की लाइबिलिटी है। कंपनी की लाइबिलिटी मतलब ऐसा समझिए, अगर एक मुकेश है ना, कोई एक मुकेश है मान लिया, तो इस मुकेश ने क्या करा, किसी अपने फ्रेंड से 50,000 का लोन ले लिया, है ना। आप 50,000 का लोन ये कहीं फूके ना, उससे कोई मतलब थोड़ी है, वो फर्नीचर लाए, वो अपने घर में करे, वो IIC करे उस 50,000 रुपए के साथ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो है ना कि मुकेश ने अपने फ्रेंड को 50,000 रुपए देने हैं। अब वो चाहे इस 50 से कुछ भी करे, सेम का केस यहाँ भी है। तो कंपनी के मालिक ने कंपनी को 50,000 रुपए दिए। ठीक। अब वो कंपनी उससे कह रही है कैपिटल, तो कैपिटल ये मान लो ये कैपिटल है, तो ये तो 50,000 पर ही रहेगी, यानी इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता इन बातों का कि यहाँ से कैश गया तो यहाँ से क्यों नहीं गया, है ना। ये बेवकूफी मत करिएगा, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आ भी रहा हो तो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। आपने गुड्स खरीदी, गुड्स का मतलब क्या है बच्चों, स्टॉक। आपने स्टॉक खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा, उधार में खरीदा। अब अगर कैश में ना खरीद के उधार में अगर आपने खरीदा हो, तो क्या आपके पास से कैश गया होगा? द आंसर इज नो। आंसर इज नो कि भैया कैश तो नहीं गया। अच्छा, फर्नीचर की कोई बात हुई है क्या? नहीं। स्टॉक की कोई बात हुई है क्या? बिल्कुल हुई है भाई। 15,000 का स्टॉक आपने परचेस किया है ना, तो 15,000 प्लस होगा, क्योंकि 15,000 का स्टॉक आपके पास आ चुका है। इक्वल्स टू करें, क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट पड़ा क्या? बिल्कुल पड़ा भाई। आपने खरीदा उधार में, उधार का मतलब हुआ जिन लोगों से हम उधार खरीद रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में भी 15,000 आप प्लस करिएगा, प्लस 0। कैपिटल का इंपैक्ट कुछ नहीं। ठीक बात। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 44 विल रिमेन सेम, क्योंकि अभी कैश पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, प्लस 6,000 का आपका फर्नीचर बचा हुआ है, 15,000 यू आर हैविंग स्टॉक, इक्वल्स टू क्रेडिटर यू आर हैविंग 15,000, द कैपिटल विल बी रिमेन सेम 50,000। राइट। तो ये कहानी यहां तक की हो गई हमारी। अच्छा, अगला करें। लिखा है कि विड्रॉ कैश फॉर ₹4,000। ठीक है, विड्रॉ कैश फॉर मतलब ₹4,000 आपने कैश विड्रॉ कर लिया, ₹5,000 का आपने गुड्स निकालनी, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। आपने क्या करा, मतलब आपने तो नहीं किया होगा, आपके ओनर ने किया होगा। क्या किया? उसने 4,000 रुपए का कैश निकाला। ठीक है, 4,000 रुपए का कैश निकाला, 5,000 की गुड्स निकाली, किस लिए? फॉर द पर्सनल यूज, फॉर द पर्सनल यूज। इस बात को हम कह रहे हैं ड्रॉइंग। अब समझिए, 4,000 रुपए कैश निकाला, तो भाई 4,000 माइनस करो, क्योंकि कंपनी को 4,000 रुपए देने पड़ जाएंगे ना, तो दिए तो फिर 4,000 रुपए चले गए होंगे जेब से। अच्छा, फर्नीचर लेकर गए क्या? फर्नीचर पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या स्टॉक की बात करी? यस, स्टॉक भी निकाला है 5,000 रुपए का। उस ओनर ने 4,000 रुपए का कैश निकाला और स्टॉक भी निकाला 5,000 रुपए का ना, गुड्स कह रहा ना, विड्रॉ कैश 4,000 और गुड्स 5,000 फॉर द पर्सनल यूज निकाले हैं। 4,000 ये निकाल लिए, 5 ही निकाले, मतलब अल्टीमेट लेवल पर इस बंदे ने 9,000 की ड्रॉइंग कर ली। कहां से? कंपनी से। अब कंपनी काटे कहां से इस बंदे का अमाउंट, है ना। जब इसने अमाउंट दिया था, हमने क्या माना था? कैपिटल। अगर आप पैसा निकालोगे ना फॉर्म से या कोई स्टॉक निकाल लोगे ना, तो हम उसको डिडक्ट करेंगे आपकी कैपिटल से। ठीक भाई, बात सीधी है ना। इसने हमें 50,000 रुपए दिए थे, पहले दिए थे, अभी इसने हमसे 4,000 रुपए ये मांग लिए, 5,000 रुपए का स्टॉक मांग लिए, तो यहां से माइनस करोगे कि नहीं करोगे? इथिकल बात है कि नहीं है ना। सामने वाले ने मुझे 50,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन मुझसे माना वो 9,000 का मुझसे कुछ खरीद ले गया, या मेरा कोई सामान ले गया 9,000 रुपए का, तो 9,000 रुपए डिडक्ट कर दूंगा ना। तो यही कहानी यहाँ भी होगी, माइनस 9,000 अब यहां से भी करेंगे, इसका इंपैक्ट 0। क्लियर है बात? यस, क्लियर होनी चाहिए, है ना। बहुत सिंपल बात करी मैंने। कैश निकाला 4,000 तो 4,000 माइनस कर दिया, स्टॉक निकाला 5,000 तो माइनस कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जो मालिक था उसने जब पैसे दिए थे उसे मैं कह रहा था कैपिटल। अब अगर विड्रॉ करोगे तो कहां से डिडक्ट करूं भाई? वहीं तो डिडक्ट करूंगा 9,000 रुपए। ठीक बात। अच्छा चलिए करते हैं सॉल्व। आंसर देखिए यार, आपका 40,000 विल रिमेन सेम द कैश, और आपका जो 6,000 रुपए का फर्नीचर बना हुआ है, प्लस 15 से अगर 5 चला गया तो बचा 10,000 रुपए, और यहाँ 15 एज इट इज, ये आपका रह गया 41,000। ठीक है बात। चलिए यहाँ तक की बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बात, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। 46 और देखो 40 प्लस 10 50 और 56 हो रहा है ये,
है ना, 56 यहाँ भी हो रहा है क्या, 4 5 बिल्कुल ठीक है, मतलब दोनों का मैच करना चाहिए ना, हर बारी आपका दोनों का जो सम है ना माइनस, मतलब वो मैच करना चाहिए हर बार जब भी आप सॉल्व कर रहे हो। यहाँ आपने सॉल्व किया था तो यहाँ ही मैच करना चाहिए, यहाँ आपने सॉल्व किया तो यहाँ भी दोनों साइड मैच करना चाहिए, मतलब LHS इक्वल्स टू और शुड बी इक्वल्स टू RHS होना चाहिए हर कंडीशन में। देखें अगला समझें, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 एट 25% प्रॉफिट, क्या मतलब हुआ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 एट 25% प्रॉफिट। देखें आपका कोई स्टॉक था ना, आपका कोई स्टॉक था जिसकी वैल्यू गुरु 8,000 रुपए थी, समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से, आपका कोई स्टॉक था जिसकी वैल्यू 8,000 रुपए थी, आपने इसे क्या करा, आपने इसको प्लस 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, ये तो मतलब हुआ। अब 8,000 का अगर हम 25% निकालें ना तो निकलता है 8,000, 2,000 निकलेगा बाय द वे, मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन 8,000 इंटू 25 अपॉन करेंगे 100, तो जो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 8,000 होता है 200, है ना, तो ये निकलेगा 2,000 रुपये, यानी आपको 2,000 का बेनिफिट हुआ, ये तो मतलब हुआ। अब बेनिफिट कैसे होगा भाई, आपका कोई सामान 8,000 रुपए का है, आपने उस पर 2,000 का बेनिफिट कमाया, जैसा क्वेश्चन कह रहा है जो मैंने निकाल के देखा। अब अगर उस पर 2,000 का बेनिफिट आपने कमाया तो इसका यह मतलब हुआ ना कि आपने वो चीज 10,000 में बेची हुई है, नहीं समझे बात। देखो अगर आपका कोई सामान 8,000 रुपए का है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं भाई उस 8,000 के सामान पर आपको 2,000 का बेनिफिट हुआ है, तो क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका ये मतलब हुआ ना कि आपने वो चीज 10,000 में सामने वाले को बेची है, ये तो मतलब हुआ। यस, तो अब क्या होगा, देखें अब अगर आपने 10,000 में बेची है, अगर वो आपने 10,000 में बेची है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपके पास 10,000 रुपए आए होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर कैश को प्लस करेंगे विद रुपीज 10,000, समझ में आ गई होगी बात, ठीक बात। फर्नीचर का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्टॉक की तो बात करिए ना बाबा, स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक था आपका 8,000 रुपए का, वो सामने वाले को चिपका दिया 10,000 रुपए में, लेकिन था तो सामान 8,000 रुपए का, था तो वो सामान 8,000 का, उस 8,000 के बदले 10,000 रुपए आए हैं तो आपने यहाँ 10,000 प्लस किया, लेकिन यहां से आप माइनस करोगे सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए, क्योंकि गया आपके पास सिर्फ आपका जो स्टॉक था वो उसकी वैल्यू 8,000 ही थी, इक्वल्स टू 0। अब मैंने कल आपको बताया था इफ यू आर गेनिंग द प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड होता है, और अगर लॉस हो रहा है तो वो कैपिटल से लेस होता है, तो इस केस में हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है तो वो कैपिटल वाले कॉलम में ऐड होगा, ठीक बात। यहाँ पर हम 2,000 को प्लस कर देंगे। आई होप बात यहाँ तक की फिर क्लियर हुई होगी, है ना, चीजें क्लियर होनी चाहिए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है कि क्लियर नहीं होंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा प्रयास करना है समझने का, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए चीजों को करने के लिए, अपने आप चीजें होती हैं, है ना, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो फिर चीजें मुश्किल नहीं है बिल्कुल। 40 से 10 चला गया, सॉरी ये तो प्लस हुआ है, तो 50,000 का आपका कैश हो गया, अब अवेलेबल आपके पास 6,000 आपके पास स्टॉक है, और अब आपके पास 2,000 का ही स्टॉक रह गया, क्योंकि आपने 10 का था पहले, आपने 8 फिर बेच दिया, तो अभी 2,000 पर रह गए सिर्फ आपके पास। क्रेडिटर आपके पास अभी भी 15,000 ही है, और जो कैपिटल आपकी है इट विल बिकम 43, 41 प्लस 2 43 आपकी कैपिटल हो चुकी है। नाउ अगला है पेड टू क्रेडिटर्स, यानी आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी, ठीक है बात। अगला क्या है, पेड टू क्रेडिटर्स। देखें अभी क्रेडिटर कितने के हैं भाई, क्रेडिटर हमारे चल रहे हैं, यहाँ से क्रेडिटर की कहानी चलिए, 15,000 रुपए हमने क्रेडिटर्स को देने हैं, यहाँ लिखा है पेड टू क्रेडिटर्स, कितना पे किया नहीं पता, तो क्या मान के चलोगे कि पूरा पेमेंट कर दिया गया है, ठीक बात। अब देखें अगर आपने सामने वाले किसी का उधार देना हो ना, मान लिया देखो एक रवि है बंदा, मान लिया कोई रवि है एक बंदा, है ना, यहाँ पर हल्का सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक रवि बंदा है जिसके आपने 15,000 रुपए देने हैं, मान लिया यही रवि है जिसके मैंने 15,000 रुपए देने हैं, तो क्या होगा जब 15,000 रुपए देने जाओगे, जरा बताओ क्या होगा, आपकी जेब से 15,000 रुपए जाएगा, हाँ या ना। अब अगर जाएगा तो फिर कैश से माइनस करिएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -15,000, ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। प्लस स्टॉक 0 है भाई, सॉरी फर्नीचर का इंपैक्ट 0, स्टॉक पर इंपैक्ट 0। यहाँ आप देखें, यहाँ आपने रवि को 15,000 रुपए दे दिए, आपने कहीं पे लिखा होगा ना अपनी डायरी में कि मैंने रवि को 15,000 रुपए देने हैं, लिखा होगा, जैसे ही आप दे दोगे आपका कैश तो चला गया, आपने कैश माइनस कर दिया, लेकिन क्या रवि का नाम वहीं पर रहने दोगे, रवि को भी काट दोगे ना, यहां भी काटना है, फिर अब काटने का मतलब क्या हुआ, यहां माइनस करो 15,000, क्लियर है बात, और यहां इंपैक्ट 0, ठीक। करें सॉल्व, देखें क्या हो रहा है, आपका ये 5 और यहाँ 3 से 2, 1 से 3 से 1 गया तो आपका क्या आया, ठीक है, तो 10 से 5 गया तो 5 रहा, और यहाँ 4 से 1 गया तो आपका 3 रहा। 35,000 रुपये आपका कैश अवेलेबल है फिलहाल, और 6,000 आपके पास फर्नीचर है, और 2,000 का आपके पास स्टॉक है। अल्टीमेटली 0 आपके क्रेडिटर हो गए, और 43,000 का आपके पास कैपिटल अवेलेबल है, ठीक बात। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आपने क्या करना है, यहां से यहां तक का सम बिफोर द इक्वल्स टू, आफ्टर द इक्वल्स टू,
आपका सम बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ का जो सम है वो तो आएगा 43, 0 प्लस 43 तो 43 होगा, लेकिन यहाँ पर 35 प्लस 6 प्लस 2 इतना होना चाहिए। देखो 35 प्लस 6 हो गया 41, 41 प्लस 2 हो गया 43, तो यानी ये मैच कर रहा है। तो 43,000 यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया आपका 43,000, तो दोनों साइड मैच कर रही कहानी। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने कहीं कोई गलती नहीं कर रखी है। ठीक है बात, चलिए आई होप मामला क्लियर हुआ हो आपको। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आज का सेशन समाप्त करें, आज की कहानी को समाप्त करें। ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा सकता था मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ, लेकिन फिर वही है, अभी इतने डीप डाइव करा के आपको फायदा नहीं है। आप 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक इससे पहले करवाया और एक आज करवा दिया, है ना। तो इन्हें प्यार से समझिए और एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए। और कुछ क्वेश्चन जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो ना, आप भले एस शर्मा यूज़ कर रहे हो, आप टी.एस. ग्रेवाल यूज़ कर रहे हो, आप गोयल यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी बुक आप यूज़ करें उससे कोई मतलब नहीं है। 11th में कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बुक नहीं है, लेकिन हाँ अगर ईजिएस्ट वे देखना हो तो फिर आपकी गोयल बहुत अच्छी बुक है, गोयल को यूज़ कर सकते हैं आप 11th में। लेकिन आपने जो बुक ली हो, बुक कोई भी खराब नहीं है, सारी बुकें चलेंगी, कोई इशू इस बात से नहीं है। ठीक है, अपने हैंड पे ही प्रैक्टिस करनी है। आज 2 क्वेश्चन समझने हैं, इससे पहले की वीडियो, ये वाली वीडियो, दोनों वीडियो पर करना है अच्छे से फोकस, और फिर एक आध 2 क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है बात, तो चलिए बने रहिए, सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, है ना। जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोगों का। ऐसे ही बने रहिए साथ में, और अच्छा खासा करते हैं स्कोर। 11th में आप बने रहिए, 12th में आप साथ में रहिए। 12th में शायद फिर अगर ये साल ठीक ठाक रहा तो फिर अगले साल सारे सब्जेक्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर दे दिए जाएंगे। ठीक है, बने रहिए साथ में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।